तो इस यस वजह मैम। से इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोसिस्टम का आपका यूनिट शुरू हुआ है, चैप्टर आपका 13 शुरू है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट जो होता है, और इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को। सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात बोला है, और उनकी पॉपुलेशन की बात बताइए कि पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे। हाउ विल यू डिफाइन पॉपुलेशन? कैन यू डिफाइन इट? यस मैम। बताओ, पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे तुम? Population, ma'am, is a spreading of every species in are present in the ecosystem. हर ही चीज की मैम स्पीसीज को, नस्लों को आगे बढ़ाना, पॉपुलेशन को बढ़ाना, उनके मतलब आने टोटल वाली जो नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल। स्पीशीज, एक तरह की यस मैम। प्रजाति के कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसी यस एरिया मैम। में। किसी एरिया में पर्टिकुलर नीम के पेड़ कितने हैं, तो नीम के पेड़ की पॉपुलेशन हो गई। या किसी पॉपुलेशन। एरिया यस में मैम। कैट्स की कितनी एक एक स्पीशीज की कैट्स कितनी है नंबर, उनकी पॉपुलेशन हो गई। तो यस मैम। पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एनिमल का टोटल नंबर होता है किसी एरिया में। अभी जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, यस मैम। ये इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडियंस इंडिया में जो रह रहे हैं उनकी क्या पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया के अंदर। तो हमारा लिविंग वर्ल्ड जो होता है वो काफी सारे फैसिनेटिंग, डाइवर्स, अमेजिंग, कॉम्प्लेक्स चीजों से बना होता है। एंड हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हर तरह से सेल्स से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटीज। तो ये एक हेरारकी है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेरारकी। मतलब सबसे छोटे से लेकर मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है, वाइटामिन्स, जो हमारे वही हमारे मैक्रोमोलिक्यूल है। तो प्रोटीन्स हुए, विटामिन्स हुए, इन इन ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे यस एनिमल्स हो। तो प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इनके अंदर, ये किनके अंदर है? सेल्स के अंदर है। फिर सेल्स ने क्या बनाए? ग्रुप ऑफ सेल्स ने बनाए टिश्यूज। टिश्यू। ग्रुप टिश्यूज ने क्या बनाए? बहुत सारे और टिश्यूज, दो तीन चार टिश्यूज मिल गए तो ऑर्गन बन गया। बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए तो फिर क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी पार्ट। ऑर्गन सिस्टम क्या बन गया? ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मैम ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बन जाती है। पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। चैप्टर 13 इज गोइंग ऑन, लास्ट यूनिट वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमारी बायोटेक की यूनिट फिनिश हो गई थी, तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम की यूनिट को, जिसमें हमने फर्स्ट पेज पढ़ा है अभी। तो हर लेवल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में हम जब भी अपने चारों तरफ नेचर को देखते हैं, हमने कोई भी प्लांट देखे तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्लांट यहाँ ही पे क्यों ग्रो हो रहे हैं, किसी और एरिया में क्यों नहीं ग्रो हुए, पर्टिकुलरली इसी एरिया में ग्रो हो रहे हैं। या बॉडी फिर में उसकी क्या फेवरेबल कंडीशन होती है उसी जगह पर। हाँ, दो तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं जब हम किसी चिड़िया को गाता हुआ सुनते हैं। मॉर्निंग में ही गाती है हमेशा, हमने देखा, कई बार देखा कि जब भी हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये चिड़िया गाती है। तो इसी टाइम क्यों गाती है, इस दूसरे टाइम क्यों नहीं गाती? तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमें उठते हैं दिमाग में कि और इसके गले में ऐसे कौन से वो होंगे, पार्ट्स होंगे जिसकी वजह से ये चिड़िया गा पाती है और बाकी चिड़िया नहीं गा पाती। तो हाउ क्वेश्चंस हैं, वाई टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है, व्हाई डज बर्ड सिंग, ठीक है, हाउ डज बर्ड सिंग। तो ये दीज क्वेश्चंस आर सीन व्हेन वी सी अ बर्ड और व्हेन वी सी एनी अदर एनिमल के पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ मैकेनिज्म फॉर द थिंग्स टू हैपन। कोई भी चीज होती है वो तभी होंगी, उन प्रोसेस की कुछ सिग्निफिकेंस होंगी, इम्पोर्टेंस होगा नेचर में उसका कुछ। तो आगे दिया हुआ है कि बर्ड की सिंगिंग का
दो रीजन हो सकते हैं, एक तो वो गाती अपने वोकल कॉर्ड से ही है, उसके गले में भी एपरेटस होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा म्यूजिक बना सकती है, एंड वॉइस बॉक्स उनका इसमें इन्वॉल्व होता है, बर्ड्स का बोन्स होती हैं उनके वॉइस बॉक्स में वाइब्रेटिंग, उनसे ऐसी आवाज आती है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि क्यों गा रही है, तो ताकि वो अपनी तरह की दूसरी चिड़ियाओं से कम्युनिकेट कर सके, का रीजन है ताकि वो ब्रीडिंग सीजन होगा तो वो अपनी तरह के अपने अपोजिट मेंबर को, पार्टनर को बुला सके, इसीलिए वो गाती हैं। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू, scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. तो जब भी आप नेचर को देखो तो आपके दिमाग में ऐसे साइंटिफिक क्वेश्चंस उठने चाहिए कि ये क्यों होता है, कुछ फ्लावर्स रात में ही क्यों खिलते हैं, कुछ फ्लावर्स सुबह में ही क्यों खिलते हैं, मधुमक्खियां एक तरह के फूलों पे क्यों जाती है, दूसरी तरह के फूलों पे क्यों नहीं जा रही। तो ये सब साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई एक भी चिक है, वो अपनी मम्मी को इतनी सारे झुंड में कैसे पहचान पाता है, या फिर जो मदर है वो अपने बच्चे को इतने सारे बच्चों के अंदर कैसे पहचान पाती है। तो दीज आर सम क्वेश्चन। यहाँ पर अब आगे पढ़ेंगे हम। You have already learned in the previous class that ecology is a subject of which studies the interaction among the organism and between the organism and its physical abiotic environment. Ecology क्या है? एक ऐसी सब्जेक्ट है जो ये स्टडी करती है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। यानी लिविंग को क्या बोल दिया, लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट बोल दिया, नॉन लिविंग को क्या बोल दिया, एबायोटिक कंपोनेंट बोल दिया। ये आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं इसको पढ़ती है इकोलॉजी। एंड ऑर्गेनिजम्स, उसकी पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम्स, इनके बारे में ये 4 लेवल्स हैं इकोलॉजी में। जब भी हम पढ़ेंगे तो बेसिकली ये 4 लेवल्स में हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें पॉपुलेशन पढ़नी पड़ेगी, कम्युनिटी, और फिर बायोम्स पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 लेवल्स पे इकोलॉजी का स्टडी होता है। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिजम्स और उसका इन्वायरमेंट, ठीक है। हम इकोलॉजी में और बेसिकली 4 लेवल्स देख लिए हमने, उसके बाद हम उसका ऑर्गेनिज्म, उसका इन्वायरमेंट देखते हैं। तो ecology at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment. ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी जो है, ऑर्गेनिज्म की लेवल की सबसे लोअर लेवल की जो इकोलॉजी है फर्स्ट, वो क्या है, इन्वायरमेंट के टर्म्स में, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, ताकि वो वहां पर जिंदा रह सके, अपनी तरह के नए ऑर्गेनिज्म बना सके, प्रोड्यूस कर सके। ऑर्गेनिज्म उसको कैसे, इन्वायरमेंट उसे कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो पढ़ती है ऑर्गेनिज्म की लेवल की। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में सन है, टेम्परेचर है, ठीक है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा हैबिटेट है, रेनफॉल है, स्नो है, एंड व्हाट इज द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द एयर। रेनफॉल होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कितना रेनफॉल साल में होगा उस एरिया में, ये सब, ठीक है। तो उसकी वजह से बायोम्स बने हैं, अलग अलग तरह के बायोम्स अर्थ पे बने हैं कि कहाँ पर अर्थ में किस जगह कितनी रेनफॉल होगी और क्या एनुअल टेम्परेचर रहेगा। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अगर हम एक ग्राफ बनाएं, मीन एनुअल रेनफॉल को लिखें सेंटीमीटर्स में, 50, 100, 150, 200, 250, तो इसको, और इस तरफ मीन एनुअल टेम्परेचर को रखें माइनस से लेकर, आप तुम देख रहे हो -15 से लेकर 30 तक जा रहा है, और जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री, वो डेजर्ट एरियाज हैं। जहाँ पे बहुत मिनिमम है वो आर्कटिक और अल्पाइन एरियाज हैं, जो पोल्स के आसपास वाले रीजन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच पाती, पोल्स वाले रीजन।
तो वहां पर फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड जोन में अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये अलग अलग तरह के क्या है मेजर बायोम्स है अर्थ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कितनी इनमें बारिश होती है। इसकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर रेनफॉल कितनी है 400 से 450 का रहती है मीन एनुअल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा रहते हैं, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहीं पे मिलती है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको? इज इट क्लियर? डेजर्ट में रेनफॉल सबसे कम दी हुई है। इन डेजर्ट द रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर्स पर एनुअल, and coniferous forest after tropical, the next which biome is having the high rainfall is coniferous। जो कॉनिफर्स हैं, यानी जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स जो एरिया में मिलते हैं, जो कि पहाड़ों में मिलते हैं, ठीक है, देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, ये सब जिम्नोस्पर्म, ये कॉनिफर्स में आते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट थोड़ा सा, और अगर टेम्परेचर रेनफॉल कम होगी तो टेम्परेट फॉरेस्ट में आ जाएंगे, और कम होगी तो बर्फ के फॉर्म में, जहाँ पे पानी बर्फ के फॉर्म में, आर्कटिक और एल्पाइन, तो वहां तो स्नोफॉल होती है, वहां रेनफॉल नहीं होती पर स्नोफॉल होती है। एंड तो वाटर इज इन ग्लेशियर फॉर्म्स, उस एरिया में उस तरह की वाइल्ड लाइफ, उस तरह के प्लांट्स रह सकते हैं। हर प्लांट नहीं रह सकता ऐसे एरिया में, ठीक है, वही प्लांट रहेगा, वही ऑर्गेनिज्म वहां सरवाइव कर सकता है जो उस एरिया के लिए अडेप्ट रहेगी, अडेप्टेशंस रहेंगी। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी पढ़ने में हमें अडेप्टेशंस पढ़नी पड़ती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, वी हैव टू रिमेम्बर देम, क्योंकि इकोसिस्टम में दोनों चीजें, एबायोटिक और बायोटिक कनेक्शन, देयर इज अ इंटररिलेशन बिटवीन देम। Now the description which is given here is regional and local variations within each biome lead to the formation of wide variety of habitats। तो रीजनल और लोकल वेरिएशंस, थोड़ी बहुत इनमें वेरिएशंस भी देखी जाएंगी, जो मीन एनुअल रेनफॉल और टेम्परेचर है, इससे ही बहुत सारे रहने के एरियाज बने हैं। रहने के एरियाज यानी हैबिटेट्स बने हैं अर्थ पे, तरह तरह के क्या बने हैं, हैबिटेट्स, और इन हैबिटेट में क्या रह रहा है, ऑर्गेनिज्म रहता है। तो मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2 और प्लैनेट अर्थ, एंड लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। यानी कि एरियाज जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ वहीं पर ही है और खराब एरियाज में बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, लाइफ दोनों जगह होती है, पर कहीं पर कम होती है तो कहीं पर ज्यादा होती है। तो हार्श एरिया वाले में, जहाँ स्कॉर्चिंग राजस्थान का डेजर्ट हो, थार डेजर्ट हो, ठीक है, सहारा डेजर्ट हो जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, उस जगह पर क्या होगा, लद्दाख एरिया होगा जो ड्राई डेजर्ट है। ड्राई मीन्स इन द टर्म्स ऑफ हॉट डेजर्ट है वो, कि नॉट हॉट, कोल्ड, क्योंकि लद्दाख एरिया कहाँ है, जम्मू से भी ऊपर, ट्रांस हिमालयाज में और भी ऊपर है, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, पानी भी वहां पर बर्फ के फॉर्म में रहता है। तो चाहे वैसा एरिया हो, चाहे राजस्थान का एरिया हो जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, फ्री वाटर अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो हैविंग द हैबिटेट्स। एंड रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय के फॉरेस्ट की बात करो तो वहां पर तो हमेशा रेन होती रहती है। आपको पता है चेरापूंजी, मौसिनराम ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या होती रहती है, हमेशा बहुत ज्यादा रेनफॉल होती रहती है, रेनफॉल इज देयर। तो वहाँ के फॉरेस्ट अच्छे होते हैं, वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। डीप ओशन ट्रेंचेस, वहाँ पर भी हैबिटेट्स हैं। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट, पोलर रीजन्स तक पे, जहाँ पे हमेशा परमाफ्रॉस्ट एरिया, मतलब जहाँ परमानेंट बर्फ जमी रहती है अर्थ में, उन एरियाज पे भी क्या है, एनिमल्स हैं। उन एरियाज में भी हमें एनिमल्स, पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट हर जगह पर है, हैबिटेट इज देयर इन द एक्सट्रीम एरियाज एंड इन द नॉर्मल एरियाज। हाई माउंटेन टॉप्स पे भी है, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स में है, सिंकिंग कंपोस्ट पिट्स में है, मतलब
जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वहां तक भी हमें ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, और बैक्टीरिया और फंगस तो हर जगह पे भी मिल जाएंगे। इवन अवर इंटेस्टाइन, इवन हम अपने अंदर भी अगर देखें, हमारे इंटेस्टाइन में भी इकोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है, और उसके साथ और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर भी रहते हैं। So they are found even inside the intestine of humans. तो हैबिटेट, अगर हैबिटेट पे आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ देम। ठीक है, फॉरेस्ट रेन वाले एरियाज के हैबिटेट, और ड्राइनेस वाले डेजर्ट वाले हैबिटेट्स, या फिर आप बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स वाला हैबिटेट। तो अलग अलग तरह के आप हैबिटेट्स दे सकते हो, और उससे आपको एग्जाम ये क्लियर कर देंगे आप पॉइंट कि हैबिटेट क्या होता है। व्हाट इट इज जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ लिविंग वेयर अ सब ऑर्गेनिज्म कैन लिव। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखे हैं, एनसीईआरटी से ही हम पढ़ रहे हैं। तो दीज आर डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। यू कैन सी वेरियस फॉरेस्ट एरियाज आर शोन, A, B, C and D, and desert area is also shown. यहाँ पर दिखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट। ठीक है, ऐसा एरिया दिखता है हमें। What are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical conditions of different habitats? क्या ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से इतनी सारी वेरिएशन होती है फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में डिफरेंट हैबिटेट्स के? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बदलती हैं जिनकी वजह से हैबिटेट में भी वेरिएशन आती है, की एलिमेंट्स कौन है? की एलिमेंट हैं वेरिएशन के यही है, टेम्परेचर कितना है उस एरिया का, पानी कितना है वहाँ पर, लाइट कितनी है, सॉइल कैसा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस हैं। वी मस्ट रिमेंबर फिजियोकेमिकल एबॉयटिक कंपोनेंट्स अलोन do not characterize the habitats of organism completely. The habit include biotic component, pathogen, parasite, predator and competitors. तो इस हैबिटेट में ये सब चीजें आती हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच विद विच दे इंटरैक्ट कंटिन्यूअसली। और ऐसे ये चीजें ऐसी है जिनसे हम कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। We assume that over the period of time, the organisms that had through the natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction. हम ये जान चुके हैं कि डीएनए में एवोल्यूशन के वक्त डीएनए की वजह से डीएनए में जो चेंज हुए होंगे और वेरिएशंस जब आए होंगे उनके अंदर, नेचर ने उन्हें सिलेक्ट किया और अच्छे अच्छे ऑर्गेनिजम्स को रखा है, और जिनमें ऐसे खराब वेरिएशन आए हैं उन्हें खत्म भी करती गई है नेचर। तो नेचर ने क्या किया है, इसको नेचुरल सिलेक्शन किया है नेचर, जिसकी वजह से अडेप्ट हो गया, अडेप्टेशन आ पाई ऑर्गेनिजम्स में, वो सरवाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए अपने हैबिटेट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इजी चीज है। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, अब हम एक एक करके मेजर अबायोटिक फैक्टर्स अगर देखें तो इसमें हमें मिलता है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसे तो पानी भी है, एयर भी है, लाइट भी है, बट स्टिल टेम्परेचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब आप देख रहे हो कि जब अब गर्मी ज्यादा होती है तब भी आपको परेशानी होती है, आप पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, वैसे एडजस्ट करना है। जब सर्दी होती है तब भी आपको एडजस्ट करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा सर्दी में भी आप काम नहीं कर सकते। तो एंजाइम्स हमारी क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हमारे अंदर जो रिएक्शन करती हैं एंजाइम्स वो ही काम नहीं करती हैं ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा लो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जो हम जानते हैं कि एवरेज टेम्परेचर लैंड का वेरी करता है, डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ, प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है, एंड पोलर एरियाज में, हाई लैटिट्यूड्स में
greater than 50 डिग्री रहता है. In tropical deserts in summers there are however unique habitats such as thermal springs, deep sea hydrothermal vents. Average temperature exceeds 100 degrees Celsius. It's general knowledge that mango tree cannot grow in temperature like country Canada, Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropics. ऐसा क्यों हुआ? पर्टिकुलरली कोई फिश कहीं पर मिल पा रही है, पर्टिकुलरली मैंगो किसी एक कंट्री में, इन दोनों कंट्रीज में ग्रो नहीं हो पा रहा है. टूना फिश सिर्फ ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड नहीं मिलती, रेयर हो जाती हैं. लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं मिल सकते. ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? वो उसी जगह क्यों मिल रही हैं? बिकॉज इन लोगों ने अडेप्टेशन करी है. स्नो लेपर्ड ने अडेप्टेशन करी है. दे आर अडेप्टेड टू लिव इन दैट एरिया, अडेप्टेड टू लिव इन स्नो में ही अडेप्ट है वो रहने के लिए. तो वो नॉर्मल केरला के एरिया में तो स्नो होती नहीं है, तो वो वहां कैसे रहेगा? इट कैनॉट लिव देयर. क्लियर? मैंगो है, मैंगो भी मतलब नॉर्मल प्लेन के एरिया में ग्रो करने के लिए बना है. ये कनाडा में ग्रो नहीं हो सकता बिकॉज उसके अंदर वैसे उसके फीचर्स हैं, उसके अंदर वैसी अडेप्टेशंस हैं. कैनॉट ग्रो इन अदर एरियाज. In the oceans, tropical latitudes in the ocean, and you readily appreciate the significance of temperature of living organisms when you realize that it affects the kinetics of the enzymes. मैंने क्या बताया था? Temperature affects the living organism by the enzymes. ठीक है? Enzymes, और वो भी उसकी स्पीड. काइनेटिक मतलब स्पीड ऑफ एंजाइम, स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन. तो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम का काम जो होता है वो इफेक्ट होता है. इट इज बेसल मेटाबॉलिज्म, रेट एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल ऑफ द ऑर्गेनिज्म सब टेम्परेचर पे डिपेंड है. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called eurythermals. कुछ ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल एनिमल्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल्स. मतलब वो नॉर्मल एरिया में भी रह सकते हैं और जिस एरिया में ज्यादा सर्दी है, ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एरिया में रहने वाले. वाइड रेंज यानी कि लोअर से लोअर में रह सकते हैं, हायर से हायर में रह सकते हैं. तो उनकी रेंज बहुत बड़ी है. कम से लेकर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. तो फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो ज्यादा बड़े एरिया में रह सकते हैं उन्हें यूरीथर्मल कहते हैं. यूरीथर्मल. पर कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते ऐसे. दे कैन नॉट लिव इन द लॉन्ग रेंज, दे कैन ओनली लिव इन द स्मॉल रेंज. छोटे से रेंज में ही वो रह सकते हैं. वो तो या तो वो ज्यादा सर्दी में रहेंगे, जैसे पोलर एनिमल्स है. पोलर एनिमल्स पूरे टाइम सर्दी में ही रह सकते हैं. जैसे पोलर बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हमने बात करी थी, वो नॉर्मल प्लेन एरिया में आके रहना चाहे कैनॉट लिव क्योंकि उसकी बॉडी उस तरह से बन गई है. पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स हमें पोल्स में मिलेंगी क्योंकि वो स्टीनोथर्मल हो गई. स्टीनो मतलब पर्टिकुलरली उसी रेंज में रहेंगी माइनस टेम्परेचर में, -10 डिग्री, -13 डिग्री, 0 डिग्री. जब वहां पर बर्फ जमी रहेगी वहीं पे रहेंगी. ऐसे एनिमल्स तो स्टीनो हो गए. और जो नॉर्मल हम लोग प्लेन में रह रहे हैं, और भी जो एनिमल्स हैं जो बड़े बड़े रेंज में मतलब कम में भी रह सकते हैं एरिया में और ज्यादा टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, ऐसे हो जाते हैं यूरीथर्मल. ठीक है? यूरीथर्मल एनिमल जैसे आपके ह्यूमंस भी हैं, हम लोग भी नॉर्मल में भी रह सकते हैं. उसके ऊपर हम लोग क्या कपड़े वगैरह ज्यादा, हमारी बॉडी में ऐसा एडेप्टेशन कुछ थोड़े से तो है पर ज्यादा नहीं है. हम लोगों को अगर सर्दी लगेगी तो हमारी बॉडी में हीट बनने का मैकेनिज्म है. किसके फॉर्म में? कि हम लोग खाना पीना खाएंगे, अपनी थोड़ी एक्टिविटीज करते रहेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, तो हमें क्या लगती है फिर गर्मी से भी लगने लगती है.
चाहे टेम्परेचर बाहर का कितना हो, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये बड़े एनिमल्स में ये खूबी होती है, पर छोटे एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। छोटे एनिमल्स को जब मेंढक हुआ, लिजर्ड हुई, इनको जब सर्दी लगती है तो ये अपने बरोज में चली जाती हैं, बाहर के एरिया में नहीं आती हैं। मेंढक भी तब बिल्कुल बात ही नहीं करता, बोलता भी नहीं है, किसी भी तालाब में जाकर छुप जाता है, विंटर में स्लीप करता है बहुत ज्यादा, तो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो ऐसे एनिमल जो स्टीनोथर्मल है वो नहीं टॉलरेट कर सकते वाइड रेंज, बट यूरीथर्मल वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है। The level of thermal tolerance different in different animals and determined to large extent with geographical distribution. Geography के distribution से वो determine होती है। Can you think of few eurythermal and few xenothermal animals? क्या तुम इनको समझ पाते हो? तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ऐसे होते हैं। And in recent years there has been a growing concern. recent year में current concern हो रहा है, बहुत ज्यादा सब लोग सोच रहे हैं about the gradually increasing average global temperature. If this trend continues, would you expect distribution range of some species to be affected? तो हम क्या सोच सकते हैं कि recent years में आगे जाकर ग्लोबल टेम्परेचर के हिसाब से कैसे हमारा एरिया जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकती है कि नहीं बदल सकती आगे आने वाले एरियाज में, ये हमको देखना है। वाटर इज अवर नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हम दूसरा कल जब हम रिज्यूम करेंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश द वीडियो।